बदलता दौर, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दौर, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दौर डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट शो कर रहे हैं। 2 स्टेट्स का हालचाल आपको बता रहे हैं। ये पहली बार है कि मैं बदलता दौर में 2 मुद्दों पे बात कर रहा हूं। पहला तो हम पहले पार्ट में आपको सुनाएंगे जो तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब से होता हुआ जो दृष्टिहीनों का संघर्ष है वो अब हिमाचल पहुंच गया है। वहां क्या हो रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्यों स्ट्रगल किया जा रहा है। और दूसरे पार्ट में हम आपको पंजाब में ले चलेंगे, जहां जो मूवमेंट है दृष्टिहीनों का वो सक्सेसफुल हुआ है और कैसे सक्सेसफुल हुआ है, क्या वहां पर हुआ है, इसकी एक रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। बहरहाल आपको ले चलते हैं हिमाचल में, जहां पंकज ठाकुर हमसे बात कर रहे हैं जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, और फिर हम आपको पंजाब भी ले जाएंगे। तो आप बने रहिए रेडियो उड़ान पर और हम चर्चा शुरू करते हैं पंकज ठाकुर के साथ। क्या चल रहा है हिमाचल में? पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इससे पहले मूवमेंट्स की बात करें, लिसनर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। मैं पेशे से एक गायक हूँ, हिमाचली और उत्तरांचली गीत गाता हूँ, और बाकी तो कुछ खास इतना मैंने कुछ जिंदगी में किया नहीं कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं। जी पंकज, ये हिमाचल में हमने जो आपने अभी मूवमेंट शुरू किया, ये कब से चल रहा है और आपकी मुख्य जो मांगे हैं वो क्या है? ये जो मूवमेंट है ये 5 सितंबर से चल रहा है, और हमारी जो मांगे हैं वो सबसे पहली मांग तो हमारी एम्प्लॉयमेंट की है कि हमें हमारे जो हिमाचल में लोगों को रोजगार की बड़ी समस्या है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। और उसका जो एक बहुत बड़ा कारण है वो ये भी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भाई भतीजावाद को और जो अप्रोच और सिफारिश है उसको बहुत ज्यादा जो है बढ़ावा दे रही है पिछले कई सालों से। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 2001 में जो है 2003 में 162 दृष्टिबाधित लोग रजिस्टर्ड थे जो हिमाचल में सोशल सेल में जो रजिस्टर्ड थे सोशल सेल में। तो उसके बाद जैसे जैसे इस क्षेत्र में नौकरियां लगने लगी तो जब एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ जो लगभग 1197 दिन चला। उसके बाद सरकार ने दृष्टिहीन लोगों के लिए रोजगार जब अवसर खोले तो उसके बाद आलम यह था कि 12,000 दृष्टिबाधित लोग हिमाचल में हो गए, इतने मेडिकल लोगों के बने। तो अगर इतने मेडिकल लोगों के बने तो सरकार को चाहिए था कि इस पर एक इन्वेस्टिगेशन होती कि भाई ऐसी कौन सी महामारी हिमाचल में फैल गई है जिससे कि इतने ज्यादा ब्लाइंडनेस फैल रही है। किंतु इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और हुआ यूं कि लोगों को भर्ती करते गए, और क्योंकि उनके 2 काम निकल रहे थे कि कागजों में भी भर्तियां हो रही थी और उनको शायद काम करने को या उनकी प्रॉपरली जी हजूरी करने को उनको एक साइटेड आदमी मिल रहा था। साइटेड तो मैं नहीं भी कहूंगा, पर फिर भी जो 20-30% देखता था वो 80-90-100% का मेडिकल लेके उनको फिर जॉब मिल गई। जो 100% जो ब्लाइंड जो असल में जो लोग थे वो इसी वजह से पिछड़ गए। इसके अलावा आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो नौकरियां हैं, लोगों को जो नौकरियां जो मिले, हमारे हिमाचल में जो है 5 से 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट का एक पीरियड चलता है। तो वो आज की जो है पोस्ट जो हम फिल करेंगे तो ठीक है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं वो हैं। किंतु जो हमारा तो बैकलॉग पड़ा हुआ है, और बैकलॉग के लिए आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो हमारे जो बैकलॉग है वो पुराने अधिनियमों के आधार पर वो भरा जाए और उसके अकॉर्डिंग हम रेगुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो हमारी ये भी मांग है। फिर हम ये भी चाहते हैं कि जो ब्लाइंड की जो जॉब है वो नियर टू होम होनी चाहिए, जिसके लिए हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल संजीदा नहीं है। नियर टू होम बड़े दूर की बात है। यहाँ तो हमारा तो आलम यह है कि अभी एक इंटरव्यू होना है आपका लाल पानी में एजुकेशन डायरेक्टरेट में,
तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि जो आवेदन करता होगा उसका मेडिकल जो है, ब्लाइंड का जो मेडिकल है वो 80% से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो आप खुद ही बताइए कि 80% से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो सीधी सीधी बात है कि हमें दरकिनार वो लोग करना चाहते हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि यहाँ पर हिमाचल में अभी 10वीं तक भी कोई स्कूल ढंग से नहीं है जहाँ पर पढ़ाई करवाई जाए, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो O लेवल जैसे डिप्लोमा यहाँ पर मांग रही है लोगों से, तो हम वो कंडीशंस कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे आपने अभी जो मेरे को समझ आ रहा है कि आपका जो मुख्य मांगे है वो एम्प्लॉयमेंट से ही है। जी जी। तो अभी आपने एक वो डिप्लोमा O लेवल का जो आपने बात की, मैं उस पर भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने पहले भी हिमाचल में रिपोर्टिंग की है, और जब से मैं हिमाचल में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ जो एक चीज मुझे सामने आती है कि जो 100% दृष्टिहीन है, जो दृष्टिबाधित है, उनको किनारे लगा दिया जाता है, और प्रेफरेंस जो हमेशा पार्शियली जो पार्शियल ब्लाइंड है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके कारण क्या देखते हैं आप? इसके कारण यहाँ के लोगों की संकीर्ण मानसिकता, सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर दूसरी बात ये है कि जो हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो जरा विषम है। पंजाब में तो ऐसा आपके साथ जितने भी प्लेन एरियाज है कि ऑटो आपको बिल्कुल ऑफिस तक छोड़ेगा, ऑफिस के आप दरवाजे पर आओगे तो वहां से ऑटो पिक करेगा। तो यहाँ शायद लोगों को ये सभी लगता है कि भाई वहां से ऑफिस से नीचे फिर सीढ़ियां उतरेगा, फिर सड़क छोटी सी सड़क होगी, उस पर गाड़ियां भी चल रही है, वो ब्लाइंड भी चल रहा है, फिर वो बस स्टैंड तक पहुंचेगा, फिर वो अगर उसको कुछ हो गया तो ऑफिस को आफत हो जाएगी, डिपार्टमेंट को आफत हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है ब्लाइंड को मौका ही नहीं दिया गया है कुछ करने का। तो जो ब्लाइंड लोगों की जो क्षमताएं हैं वो यहाँ की जो सरकार है उन लोगों को पता ही नहीं है। एटीट्यूडनल बैरियर आप बता रहे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हिमाचल में। क्या इसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार मानते हैं? किसके कारण अभी वहाँ पर जागरूकता नहीं फैल पाई है? ये आप लोग ही वहाँ पर हैं, आप तो बड़े युवा हैं अभी, आपकी जो पुरानी पीढ़ियां वहाँ पर काम कर रही थी, कहीं ना कहीं क्या आप उनको जिम्मेदार मानते हैं कि वो लोगों को? देखिए, हम पुरानी पीढ़ी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, क्योंकि पुरानी पीढ़ी जो है, अगर पुरानी पीढ़ी ने संघर्ष नहीं किया होता तो यहाँ तो एक भी ब्लाइंड को रोजगार नहीं मिलना था। आप खुद सोचिए, 1198 दिन का आंदोलन कौन से राज्य में हुआ है? तो 1198 दिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तब जाके उन्हें नौकरियां दी गई, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या नीति अपनाई कि हमारे लोगों को तोड़ दिया और लोगों को मिसगाइड कर दिया कि तुम्हें अभी नौकरियां मिल तो रही है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तुम रेगुलर तो बाद में भी हो जाओगे। जबकि वो जो बैकलॉग है वो भी रेगुलर के आधार पर ही भरा जाना चाहिए था। और जब हर पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें जिम्मेदार जो है वो सरकार है, और सिर्फ सरकार है। क्योंकि अब जहाँ तक एजुकेशन की बात है, ठीक है, लोगों को सेंसिटाइज को करने में तो ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा रोल रहता है ना। ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ कोई ऐसी थी ही नहीं। NSB जो है ये हमारे जो इसकी ब्रांच हमारे पास अभी 1.5 साल पहले ही आई है। उससे पहले हमारा एक अपनी छोटी सी एसोसिएशन थी, ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन, BPA के नाम से जो चल रही थी। हमारे पास ना कोई फंड था, हमने पर्चियां काट के भी फंड इकट्ठा किया है, हमने डोनर्स पकड़ के भी फंड इकट्ठा किया है, डोनर से कलेक्ट करके भी फंड इकट्ठा किया है। उस वक्त नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान हिमाचल की ओर क्यों नहीं जाता? क्या रीजन देखते हैं? नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान, ये तो मुझे भी कभी समझ नहीं आया कि क्यों नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि यहाँ NSB पहले नहीं थी, पर जो लोग जुड़े हुए थे NSB से, जिन लोग जो काम कर रहे थे, उन लोगों ने कभी इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो जब यहाँ से कोई सेंटर, जब दिल्ली रिपोर्ट ही नहीं गई कि भाई यहाँ पे कुछ इस तरह का है, तो दिल्ली के लोग भी क्या करते? और जो हम लोग थे जो काम कर रहे थे, हमारा कोई संपर्क था नहीं दिल्ली तक उस वक्त। तो दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो बड़ी विषम थी। आपको अगर 12-12, 14-14 घंटे का सफर तय करके आना पड़ेगा कहीं भी जाना है तो, क्योंकि पहाड़ों में रास्ते, मतलब दूरियां ये कह लीजिए कि बढ़ जाती है एक तरह से। तो वो भी एक रीजन रहा कि लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए हम। पर आज अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है, यहाँ का जो दृष्टिहीन वर्ग है वो इतना परेशान हो गया है कि वो आमरण अनशन तक करने को बिल्कुल तैयार है। आपने 1195 दिन के एक आंदोलन की बात की। जी, हाँ, वो दैट वेंट कम्प्लीटली अननोटिस्ड। चाहे वो मीडिया के लिहाज से बात करें या
उस इतना पॉपुलराइज नहीं कर पाए। नहीं, उस वक्त वो इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ। इवन मैं उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी का जब हिमाचल दौरा था, उस वक्त हमारे दृष्टिहीन भाइयों को यहाँ से धरना स्थल से उठाकर ले जाया गया। जब वो पुलिस से काबू नहीं हुए तो उनको कैदियों को छोड़ दिया गया कि इनको मारो, और उस वक्त हमारे लोगों को कड़छियों और पतीलों से मारा गया था। तो उस वक्त उसकी भी कोई बात नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई एफआईआर तक इन लोगों ने दर्ज नहीं करने दिया। उस वक्त धूमल सरकार थी, तो शुरू से ही नेग्लेक्टेड रहा है ब्लेंड हिमाचल जी। तो दोनों आप हिमाचल में जो पॉलिटिकल ट्रेंड है वो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का रहता है जी। तो दोनों गवर्नमेंट का नजरिया दृष्टिहीनों को लेके। हाँ, मेरा तो इनके लिए यही कहना है कि चोर चोर मौसेरे भाई। वो इसलिए क्योंकि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। एक ब्लाइंड मंडी से है, तो दूसरा कुल्लू से है, तीसरा किन्नौर से है, और इन तीनों जगहों में कम से कम भी फासला होगा तो 12-12, 14-14 घंटे का फासला आ जाता है। तो इनको हमसे कोई फायदा तो है नहीं। बिना फायदे के नेता लोग कुछ करते नहीं है मेरे हिसाब से। कितने लोग इस बार आपके आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे आंदोलन में वैसे तो 60 से 70 लोग जुड़े हुए हैं, पर जो रेगुलरली है वो 10, 15 और 20 के बीच ही हमारी संख्या रहती है। क्योंकि वही बात आ जाती है कि भौगोलिक परिस्थितियां हमारी बहुत खराब हैं, और फिर जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को जब प्रदर्शन होता है तो या कोई रैली निकलती है तो उसमें तो लड़कियां आ जाती है, और जहाँ रेगुलर धरने की बात आ जाती है तो फिर उनका थोड़ा सा आना कठिन हो जाता है। इस वजह से हमारी स्ट्रेंथ कम रहती है। स्ट्रेंथ कम आंदोलन को सफल ना होने देने का क्या कारण मानते हैं? देखो, आंदोलन को हम अभी ये तो नहीं कह सकते कि सफल नहीं हुआ, क्योंकि हम तब तक तो हटेंगे नहीं जब तक ये आंदोलन सफल नहीं होता। एक बात तो ये बड़ी क्लियर है। फिर दूसरी चीज ये है कि लोग नहीं जुड़ पाते थे यहाँ पर। ये भौगोलिक परिस्थिति जो है हिमाचल की, ये बहुत बड़ा रीजन है यहाँ के दृष्टिहीन लोगों के पिछड़े रहने का, और सरकार का नेग्लेक्ट करना ये भी एक रीजन है, और यहाँ के लोगों की कहीं ना कहीं संकीर्ण जो मानसिकता है वो बहुत बड़ा कारण है। एनएफबी एक बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, हम दिल्ली में देखते हैं तो वो गैदरिंग इकट्ठी करने में कामयाब होती है। तो क्या आपकी नेशनल जो टीम है, रोमता जी हैं या कुसुम जी हैं, जयिंदर सिंह जी हैं, उनसे कोई बात हुई कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए और गैदरिंग को भी जितनी एनएफबी मेंबर हैं वो सारे आके एक बार वहां पर प्रदर्शन करें बड़े लेवल पे? जी, इस तरह की बात चल रही है। इंदर सिंह जी से भी बात हुई थी और रोंका जी से भी बात इसी संदर्भ में चल रही है, और होपफुली 26 तारीख निर्धारित की गई है। 99% आप ये मान के चलिए कि 26 तारीख को हम एक ऐसी बड़ी रैली करेंगे, कोई दिल्ली से अगर फेर बदलना हो तो, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हरियाणा और पंजाब और दिल्ली 3 राज्यों के जो लोग हैं वो लोग आपके समर्थन में आएंगे, और दिल्ली की भी जो हमारी नेशनल टीम है वो भी यहाँ आएगी, और वो 2-3 दिन रुकेगी यहाँ पर। वो पूरा मौके का जायजा भी लेगी और हमारा प्रदर्शन में भी हमारा पूरा साथ देगी। अभी आपकी सरकार से बात हो रही है, सरकार का क्या रवैया है? सरकार की हमारे से अभी हमने आंदोलन शुरू किया है, इससे पहले कोई बात नहीं हुई। में कोई बात नहीं हुई अभी सरकार से, क्योंकि हम पिछले 5-6 सालों से, अभी एनएसबी के साथ तो हमें जुड़े हुए 1.5 से 2 साल ही हुआ है। उससे पहले जब हम बीपीए के तौर पर भी काम कर रहे थे तो हमने सरकार से बातचीत ही की थी, क्योंकि हम बस तक रोड पर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ठीक नहीं है, हमारे लोगों की मानसिकता जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ पर हमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो हम बस तक रोड पे नहीं आना चाहते थे। तो उन्होंने हमें बस तारीख पे तारीख दी, और इवन अभी 5 अप्रैल को हमारा जो है धरने का निश्चित दिन था, क्योंकि उस वक्त गर्मियां भी थी और सब कुछ ठीक था। तो हमें मीटिंग के लिए उसी दौरान बुला लिया गया 3 तारीख को, और जो हमारे वेलफेयर मंत्री हैं धनीराम शांडिल जी, उन्होंने बुलाया, और चीफ सेक्रेटरी वेलफेयर, डायरेक्टर वेलफेयर, सब लोगों के साथ हमारी मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में इन लोगों ने हमें वादा किया कि विद इन 1 मंथ हम हर डिपार्टमेंट को लिखेंगे, और कि आपका जितना बैकलॉग है वो वहां से जो है इकट्ठा करके एक भर्ती मेला लगा दिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे। तो उस चक्कर में हमने एक भी नहीं इंतजार किया। फिर हमारी डायरेक्टर से मीटिंग हुई तो डायरेक्टर ने कहा कि अभी टाइम लग रहा है, अभी मैंने डिपार्टमेंट्स को लिखा है, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिए। तो ये करते करते अभी तक का मतलब समय जो है वो निकल गया।
तो फिर हमें जब लगा कि हम पूरी तरह से ही नेग्लेक्टेड हो रहे हैं, पूरी तरह से ही हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर हमें मजबूरन हमें ये टेस्ट फिल करना पड़ा। अभी आप शिमला में हैं तो आप वहाँ पर हैं, तो क्या अभी इस 10 दिन हो गए लगभग आपको वहाँ पे, तो सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव को आपने अपना ही मेमोरेंडम दिया है या उन्होंने आपसे संपर्क साधने की कोई कोशिश? हमसे किसी ने जो है संपर्क साधने की जरूरत मतलब कोशिश नहीं की, ना जरूरत समझी है। और मेमोरेंडम की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो धरना है वो सचिवालय के बाहर है, तो हर मंत्री, हर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये लोगों का डेली आना जाना होता है। ये हर रोज हमें देखते हैं कि भाई आ रहे हैं, जा रहे हैं, धरना हो रहा है। तो जो हमें विश्वस्त सूत्रों से जो कुछ अंदर की खबरें पता लगी वो ये थी कि वेलफेयर डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी एक, जिसमें कि ये बात हुई कि अब इन लोगों को किस तरह से शांत किया जाए। अब ये बातों से तो मानने वाले हैं नहीं, तो हमें गुमराह करने के लिए या हमें कोई तसल्ली देने के लिए ये लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। पर ये अभी यहाँ पर आए नहीं है इसलिए क्योंकि जो लोग हैं ये हमें मतलब इनको पता है कि हमारे को ये गुमराह नहीं कर सकते हैं। अब ये चीज है। आपका जो मूवमेंट है कई सालों से आप खुद बता रहे हैं चल रहा है, हर बार आपको टाल मटोल करके टाल दिया जाता है, फिर आप आते हैं फिर टाल दिया जाता है। कभी सोचा नहीं कि इस लड़ाई को हम कोर्ट में ले जाएं और वहां से जीत के आके फिर यहाँ पे कंपल्सरी हो जाए? कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है, उसका भी कोई अभी जो है वो फैसला नहीं आया है। पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी भी ये हमारी जो प्रदेश सरकार है अवहेलना जो है वो कर रही है। तो रमता जी ने उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का जो केस है वो तैयार कर दिया है। अब बस उसको दायर करने का ही देरी है, जैसे ही वो दिल्ली से आएंगे तो वो उसी वक्त वो दायर कर दिया जाएगा। और अब हम मतलब कोर्ट और स्ट्राइक दोनों तरीकों से हम फाइट करेंगे। आपने पहले जिक्र किया था ओ लेवल की कंप्यूटर डिप्लोमा का। जी। आपने कहा था कि वहाँ कोई अच्छे लेवल का स्कूल भी नहीं है, अगर 10th तक जो स्पेशल स्कूल की आप बात कर रहे हैं। जी 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 जी। तो अगर आपका ये है बात, अगर आप खुद इसको मान रहे हैं, तो फिर आपके मेमोरेंडम में इस इश्यूज को कि एक कंप्यूटर सेंटर वहाँ पे होना चाहिए, ये हमारे मेमोरेंडम में है। और जब भी हमारी मीटिंग हुई हमने हमेशा ही इस इशू को टेकअप किया है। मैं आपको बताऊं कि आज से 12 साल पहले 2004 में जो दिल्ली का जो ब्लाइंड स्कूल है वहां कोई ऐसी कुछ घटना घट गई थी जिसकी वजह से वहां से 9 बच्चे एक रात को भाग गए थे। तो उस वक्त बीपीए का जो धरना था वो चला हुआ था, जो 1197 दिन की बात कर रहा हूँ, वो धरना उस दौरान चला हुआ था। और वहां पर मीडिया आया, बच्चों ने उस वक्त लेटर लिखा था सीएम साहब को। तो सीएम साहब उस माननीय वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक सडन विजिट किया था, बहुत कम लोगों के साथ वो आए थे उस स्कूल में। और जो ये 8 से जो 10th तक जो स्कूल अपग्रेड हुआ है ये भी वो बच्चों की उसी क्रांति का नतीजा था। अब नहीं तो 2004 से पहले एक क्लासरूम था और एक टीचर जो कि 8 क्लासेस को पढ़ाती थी। तो आप खुद सोच लीजिए कि ऐसी जगह पे अब जहाँ पढ़ने को एक कमरा था 8 क्लासेस के लिए, उस जगहों में ओ लेवल जैसे डिप्लोमा तो फिर कहाँ, एक बड़ी दुर्लभ बात हो जाती है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रही है इस आंदोलन में? इस आंदोलन में मैं तो फिलहाल रेडियो उड़ान का ही नाम ले सकता हूँ कि आपने ही हमारी सुध बुध ली है, बाकी तो ऐसा कोई खास हमें किसी का कोई सपोर्ट है नहीं फिलहाल। नहीं जी नहीं। आपके कुछ और भी इंडिविजुअल तौर पे काम करने वाले कार्यकर्ता है जो बताते हैं कि वहाँ काम कर रहे हैं, जैसे अजय श्रीवास्तव साहब हैं या कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्या उनका आपको सपोर्ट मिल रहा है? अजय श्रीवास्तव जी बहुत ही कर्मठ आदमी रहे हैं और वो सपोर्ट करते भी थे, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से न जाने वो क्या हो गया है कि उनका मतलब हम लोगों से तो कोई संपर्क ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं, उनको 2000 रुपए महीना देते हैं। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का सवाल ये है कि
ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल जो कार्यकर्ता है वहाँ पे, क्या आपको वहाँ इंडिविजुअल कोई नहीं है सर। नहीं, मैं भी अजय श्रीवास्तव जी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात सिर्फ इतनी कर रहा हूँ कि अजय श्रीवास्तव जी ही एक ऐसे आदमी थे जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते थे। तो अब वो भी नहीं है, उनका कुछ और ही मोटो है। वो मतलब जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है वो उनके लिए उनको हेल्प करते हैं, और वो भी उन लोगों को जो एनएफबी से जुड़े हुए नहीं है। मतलब कि जो जितने भी बच्चे अजय श्रीवास्तव से जो स्कॉलरशिप ले रहे हैं उनमें से कोई भी हमारी स्ट्राइक में एक दिन भी नहीं आया है। मतलब उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है मेरे हिसाब से। तो क्या कोई कोशिश है आपकी उन लोगों से कांटेक्ट करने की, या कोई आगे प्लान है आपका गैदरिंग करने के लिए? क्योंकि एक कई बार ऐसी मूवमेंट आ जाती है जब शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी हो जाता है सरकार के लिए। दिल्ली से आपने बताया कि आपकी रैली हो रही है, लेकिन हिमाचल के ब्लाइंड को इकट्ठा करने का कोई प्रयास चल रहा है? जी हाँ, हिमाचल के ब्लाइंड को जो है सेंट्रिक रहेगा। नहीं, ये हिमाचल के ब्लाइंड को इकट्ठा करने का प्रयास चल रहा है। इवन जब हमारा अभी जिस दिन से स्ट्राइक शुरू हुई थी उस दिन भी जो है हमने पूरे हिमाचल से लोग हमारे बीच में मौजूद थे। हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से बड़े दूर दूर से लोग आए हुए थे। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जुड़ रहे हैं। बाकी भी व्हाट्सएप, फेसबुक जो ये मीडिया है, इसके थ्रू हम लोगों को जोड़ रहे हैं। टेलीफोनिक चैट होता है लोगों से। हम हर दिन की जो खबर है वो लोगों को दे रहे हैं अपने ग्रुप में, एनएसबी के हिमाचल शाखा के ग्रुप में, और लोगों को पता है कि क्या चल रहा है। फिर वो लोगों की अपनी मानसिकता की बात है कि वो किस तरह से इस चीज को लेते हैं। और बाकी मैं ये भी चीज बता दूं कि यहाँ पर लोग कम हैं, जो ब्लाइंड की स्ट्रेंथ है वो कम है। अगर हम जोड़ भी लेंगे, लोगों को बुला भी लेंगे, फिर भी हम यहाँ 60-70 हार्डली 80 आदमी से ऊपर जो है लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। और इतने लोगों के दबाव से सरकार हिलेगी नहीं। तो हमें पड़ोसी राज्यों से मदद की जरूरत है। और मैं आपके रेडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा, स्पेशली हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लोगों से, कि जिस दिन भी हमारी रैली हो तो वो इंटीमेट कर देंगे, तो उस रैली में लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि हमारा भी कुछ उत्थान हो सके। तो आप जी बिल्कुल, हम रेडियो उड़ान के जो तमाम लिसनर्स हैं इस शो को सुन रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि रिप्रेजेंटेटिव जितने लोग सुन के आपके मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे। जी। और हिमाचल में आपको क्या प्रॉब्लम्स अभी बड़ी बड़ी दिख रही हैं? और एक सवाल मेरा ये भी था कि जब भी मैं हिमाचल में किसी के साथ शो करता हूँ तो हर बार ये बात आती है कि फेक मेडिकल बहुत ज्यादा है वहाँ पे। इस पर जब भी कोई आता है तो वो कहता है कि हम जाएं, शो के बाद मुझे आश्वासन दिया जाता है कि हम इस पे भी एक्शन लेंगे, सरकार को कहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। लगभग ज्यादातर लोग वहाँ पर पार्शल लगे हैं, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। क्या आप लोगों ने सोच रखा है कि ऐसा कोई मेजरमेंट हो, या कुछ ऐसा सरकार से बात की जाए कि जितने लोग लगे हैं, या आरटीआई का यूज करके पता किया जाए उनके सर्टिफिकेट कितने लोग सही हैं कितने नहीं है? जी, मैं आपको बता दूं कि जब हमारी बातचीत अभी शुरू हुई थी दानिश जी, तो मैंने आपको बताया था कि 162 और 12,000 का आंकड़ा। पहली बात तो ये है। तो फेक मेडिकल की रफ्तार तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तर्ज पर यहाँ पर फेक मेडिकल हिमाचल में दिए जाते हैं। और लोग बाकी यहाँ बातें ही करते हैं। हम लोगों ने आरटीआई के थ्रू लगभग हर डिपार्टमेंट से जो है ब्लाइंड का बायोडाटा निकाला था कि कौन कितने हैं, कि कौन कितने लोग हैं इसमें जो फर्जी है या कितने लोग सही हैं। तो हमने जब उसका जो आरटीआई निकाले और जो बिल्कुल ही हमें जो दोषी केस लगे, तो सरकार ने फिर हमने कहा जी ये लोग हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा जी आप इनको हमें कागज दे दो इनके। उसके बाद फिर कुछ केसेस पे जो है कार्रवाई भी हुई। फिर जिन केसेस पे कार्रवाई हुई बाद में उन्हें यहाँ का जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने एक ऑप्शन दिया, मतलब वो संदिग्ध भी पाए गए, और उनकी जब सस्पेंड होने की जब बारी आई तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी ये दी गई कि आप दूसरे किसी हॉस्पिटल से, जैसे पीजीआई वगैरह कहीं से भी आप मेडिकल, अगर आपको वो मेडिकल दे देते हैं जितना आपका मेडिकल बना हुआ है, तो आप बहाल हो जाएंगे। और लोग अपने अपने हिसाब से जहाँ जिसके लिंक से मेडिकल उन्होंने उसी तरह से फिर से बनवा लिए और वो फिर से बहाल हो गए। अभी आपका क्या प्लान है? अगर सरकार नहीं सुनती है तो कितनी देर आपका धरना रहेगा? और हंगर स्ट्राइक की भी आपने बात की थी, तो क्या वो जल्द शुरू होगी या अभी आप इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हमारा ऐसा है कि
अभी हमारा जो धरना है वो दिन का धरना था आज तक, क्योंकि हमें कोई प्रॉपर धरना प्लेस नहीं मिला था। हम सचिवालय के सामने ही बैठे थे और आज हमने परमिशन ले ली है, हमें रेन शेल्टर मिल गया है। तो कल से हमारा जो धरना है वो दिन और रात का हो जाएगा। और फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हम बहुत जल्द क्रमिक अनशन भी करने वाले हैं। और फिर उसके बाद हमारा रैली का प्लान है। जैसे ही हमारी रैली होती है, अगर हमारी रैली का भी जो है कोई इम्पैक्ट गवर्नमेंट पर नहीं पड़ता, तो उस रैली के बाद जो है हम उसी रैली में आमरण अनशन की घोषणा कर देंगे। और हमारे पास अभी लगभग मेरे समेत 7 लोगों की टीम है जो आमरण अनशन करने के लिए तैयार है। मैं एक सवाल सबसे पूछता हूँ लगभग, और आपसे भी जानना चाहता हूँ जी। जैसे मैंने अपनी बिगिनिंग रिमार्क्स में कहा कि तमिलनाडु में रैली हुई, राजस्थान में हुई, बाद में 3 में फूट पड़ गई और वो रैली सक्सेसफुल हो गई। क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं कि आपकी टीम में इस तरह के डिफरेंसेस नहीं आएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि जब बहुत पीक पे पहुंच जाता है मूवमेंट, जब सिर्फ एक सीढ़ी दूर होता है सक्सेस से, तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी ऐसी सामने आती है गवर्नमेंट की या किसी की, तो वो फूट पड़ जाती है और वो मूवमेंट फेल हो जाती है। नहीं, हमारे जो टीम है इसमें मुझे कोई फूट पड़ने वाली बात नहीं लगती, क्योंकि हम लोग पिछले 6-7 सालों से रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक हद होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक इंतहा होती है, वो हम लोगों ने देख ली है। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर हिमाचल में अभी आंदोलन नहीं हुआ, अभी आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर मेरे हिसाब से कभी नहीं होगा। क्योंकि जब हम कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमसे क्या सीखेगी। और इस वक्त तो यही बात है कि मरता क्या ना करता, हमें तो मतलब एक ही, हम तो वैसे भी मरे हुए हैं, तो फिर रोड पे ही मर जाएंगे। हम तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आए हैं, क्योंकि हिमाचल में जैसे विपरीत भौगोलिक स्थिति में जो है, यहाँ पर ब्लाइंड वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमें तो अब किसी भी हाल में जो है अपनी रैली को सक्सेस करना। और वैसे तो कोई जो है ऐसी नौबत मुझे यकीन है कि भविष्य तक नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो छोटे मोटे झगड़े घर परिवारों में भी हो जाते हैं, तो उसको उस लेवल पर ही सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और उसका कोई ऐसा मतलब नकारात्मक प्रभाव हमारी रैली पर या हमारे आंदोलन पर नहीं पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब्स निकालती है और उसमें ओ लेवल के डिप्लोमे को फिर से लागू कर देती है और आपके पास कैंडिडेट नहीं है, उसको निपटने के लिए आपने क्या सोच रखा है? तो हमारा स्ट्राइक जो है वो हमारी स्ट्राइक खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम आज की जॉब तो मांग ही नहीं रहे हैं। हमारा तो बैकलॉग की जो है नौकरियां हैं, और बैकलॉग के जो आधार पे तो इनको 10वीं पास ब्लाइंड को भी क्लर्क की जॉब देनी पड़ेगी। और हम ये भी नहीं है कि हम मना कर रहे हैं कि भाई हमने कंप्यूटर नहीं करना या हमने काम नहीं करना। जो लोग कर सकते हैं वो करेंगे भी, जो लोग नहीं कर सकते हैं उनको हमारी फिर ये मांग रहेगी कि उन लोगों को ऑन ड्यूटी ऑन सैलरी उनको जो है कहीं प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। वो जब प्रशिक्षित होकर वापस आएंगे तो वो काम क्यों नहीं करेंगे? जी। इस आंदोलन में लड़कियां भी क्या भाग ले रही हैं? हाँ, लड़कियां हमारे साथ फिलहाल जो अभी जो धरना है इसमें तो नहीं भाग ले रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। किंतु जो हमारा प्रदर्शन शुरू में था या जो हमारी रैली होगी या जब भी हमें शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो लड़कियां जो है भाग लेंगी। और कुछ लड़कियों ने तो यहाँ तक भी बात की है कि जब अगर आमरण अनशन की बात आती है तो लड़कियां उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगी। दिल्ली स्कूल की आपने पहले जिक्र किया, और ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो आपकी लड़ाई है ये सिर्फ नेत्रहीनों के लिए या दृष्टिबाधितों के लिए है या पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए? नहीं, हमारी लड़ाई केवल और केवल दृष्टिबाधितों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे नेग्लेक्टेड है वो दृष्टिबाधित ही है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 2200 कुछ के आसपास जो है वो है आपका ऑर्थोपेडिकल का, सबसे ज्यादा उनको पोस्ट मिली है। उसके बाद जो है फिर नंबर आता है डेफ एंड डम का, इनको भी काफी रोजगार मिला है। और जो ब्लाइंड है, ब्लाइंड ही यहाँ पर एक नेग्लेक्टेड है हिमाचल में। जी। तो जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो पार्शल को तो थोड़ी इजीली जॉब मिल जाती है, तो अभी सारे टोटली ब्लाइंड है या पार्शल कम्युनिटी जो हमारी ही कम्युनिटी के भाई बंधु है वो भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, हमारे जो पार्शली कम्युनिटी के भाई बंधु हैं वो भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सारा काम धाम वो कर रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। पार्शली लोगों का बहुत योगदान है। अगर पार्शली लोगों को भी नौकरियां मिलती तो उसमें भी हम खुश थे,
किंतु यहाँ नौकरियां ही उन लोगों को मिलती हैं जो लोग पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। अभी डायरेक्टरेट का मैंने एक उदाहरण दिया, इससे पहले उसी डायरेक्टरेट में लालपानी में 3 पोस्टें निकली थी, जिसमें से कि फिर उसके इंटरव्यू हुए और एक पोस्ट ब्लाइंड को दे दी गई और 2 पोस्ट की कोई जानकारी नहीं है कि वो किसको मिली है। उसके खिलाफ हमने आरटीआई लगा रखी है। जैसे ही वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम वो भी आपसे साझा करेंगे। फाइनेंशियल दिक्कत आपको इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में आ रही है, या फाइनेंशियल फंड का जो है आपको हेल्प पूरी तरह एनर्जी कर रही है? नहीं, फाइनेंशियल दिक्कत हमें कोई नहीं आ रही है, क्योंकि हमें तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई इस तरह के धरने या इस तरह के आंदोलन कैसे होते हैं, और हमें ये भी एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई एनएसडी कितना हमें पैसा देगी या क्या होगा। तो हम थोड़ा बहुत तो खुद ही पहले से तैयार थे कि हमें अपनी जेब से पैसा लगाना है और इस प्रोटेस्ट को जो है आगे बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं है, एनएसडी की तरफ से हमें पूरी जो है सहायता मिल रही है। फाइनेंशियली फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत है नहीं हमें। क्या ये भी एक कारण है, क्योंकि आपने खुद बताया कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो कहीं ना कहीं आपके इनएक्सपीरियंस होने का फायदा सरकार उठा रही है और हर बार आपको टाल देती है? इनएक्सपीरियंस होने का फायदा तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि मैं अनएक्सपीरियंस हो सकता हूँ, मेरे साथी अनएक्सपीरियंस हो सकते हैं, मगर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं शोभराम जी, वो अनएक्सपीरियंस नहीं है। तो जो सरकार फायदा उठा रही थी वो इसी बात का फायदा उठा रही थी अब तक कि हम बस तक धरना नहीं चाहते थे। जी जी। तो क्या आपको आसार क्या दिख रहे हैं कि अभी सरकार आपका ध्यान दे नहीं रही है? तो कब आप सरकार से क्या आपने भी कोई प्रयास किया है कि अंदर जाके ऑफिसर से बात की जाए? नहीं, हमने अंदर जाके बात करने का कोई प्रयास नहीं किया है, क्योंकि अगर हम अंदर जाते तो हमें पता है कि अंदर क्या होना है। अंदर हम जाएंगे, उन्होंने फिर से 1 महीने की या 2 महीने की डेट दे देनी है, ऑर्डर्स कर देंगे जी हाँ हम इनका बैकलॉग निकालो, फुलफिल करो। फिर 2 महीने के बाद कोई रिजल्ट उस चीज का नहीं होगा। बिना बात किए कैसे काम बनेगा? हम अपना आंदोलन इतना ऊपर करेंगे। अब आप देखिए कि शिमला की जो जनता है और शिमला के आसपास के जो एरिया की जनता है, वो हमारे आंदोलन के 3-4 दिनों में ही अवेयर हो चुकी थी कि भाई ये आंदोलन हो रहा है। लोग हमसे बात कर रहे थे, छोटा मोटा डोनेशन भी लोग दे रहे थे हमें, मतलब दे रहे हैं। वैसे डोनेशन का प्रचलन हमारे हिमाचल में कम है, लोग डोनेशन कम देते हैं, फिर भी यथाशक्ति लोग दे रहे हैं। तो उसके बाद हमारा जो सरकार से बातचीत फिर हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अब बातचीत तभी करेंगे जब सरकार हमारी जो है सारी मांगों को मानने के मूड में होगी। क्योंकि अफसर इतने सालों से तो हमें सिर्फ झूठे दिलासे ही मिले हैं। बाकी जहां तक ये है कि हमारे आंदोलन की दशा और दिशा क्या रहेगी, तो आंदोलन हमारा जो है कामयाब होगा। आज हो, कल हो, परसों हो, 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, 6 महीने में हो, या साल में हो, हमारे लोग तब तक यहाँ से उठने वाले हैं नहीं जब तक हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल जाता। हम कामना करते हैं कि आपका सफल हो आंदोलन और सबको रोजगार मिले और आप इसी तरह डटे रहें और लड़ते रहें दृष्टिबाधितों के हितों के लिए। और हम लिसनर से भी यही अपील करते हैं कि आपकी सपोर्ट करें और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी रिप्रेजेंटेटिव उनके सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो वो भी आपसे कंसल्ट करें और बात करें। बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बार फिर से आपके रेडियो चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम जो है, हमें हिमाचल का जो दृष्टिहीन है वर्ग है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है इस वक्त। उसको पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी की जरूरत है। तो जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है आपके रेडियो चैनल के माध्यम से, तो मेरा हर ब्लाइंड भाई बहन से यही निवेदन रहेगा कि वो जिस भी तरह से हो सके हमारी मदद करें। और जो तो खैर यहाँ रैली में पहुंच सकते हैं, पर्सनली मैं आपसे भी ये चाहूंगा कि जब हमारी रैली हो तो आप उसमें जरूर आए। जी, मैं कोशिश करूंगा। मीडिया का एक जाते जाते ये बता दें कि क्या मीडिया से आपको सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि मीडिया का एक बहुत वाइब्रेंट रोल होता है किसी भी मोमेंट को सक्सेस करने का। मीडिया की सपोर्ट, हाँ, जब हमारे पास स्ट्रेंथ है तब हमारे साथ मीडिया भी है, जब स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर मीडिया भी नहीं है। शुरू के 2 दिन जब प्रदर्शन था तो मीडिया ने अच्छा कवर किया, और बाकी अब मीडिया का ये हाल है कि कल हमने प्रेस नोट दिया है मीडिया को,
तो बहुत लंबा चौड़ा प्रेस नोट दिया था, तो 4-4 लाइनों की खबरें उन्होंने आज छाप दी। तो मीडिया का तो उतना ही रोल है। हाँ, जब स्ट्रेंथ होती है तो फिर मीडिया भी आता है, कवर करता है हमें। जी, तो उम्मीद है आपका मूवमेंट सफल होगा, और एक बार फिर से बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एसपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, आज हमारे प्रदर्शन का 8वां दिन है, किंतु इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अब देखना यह है कि हमारे इरादे ज्यादा फौलादी है या इस निकम्मी सरकार के। साथियों, हमारा ये बैनर, हमारा ये नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का ध्वज तब तक किसी तरह से लहराता रहेगा जब तक कि सरकार हमारी बात मान नहीं लेती, और उसके बाद इसलिए लहराएगा कि सरकार ने हमारी बात मान ली। किंतु हमारी सरकार ढीठ है, और ढीठ को ढीठ बनकर ही मनाया जाता है। माना कि आज हम यहाँ पर मुट्ठी भर लोग हैं, किंतु आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि हमारे साथ बहुत स्ट्रेंथ है। अभी कल मंगलवार की छुट्टी है, परसों बुधवार से हमारे बीच में लोग बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ते बढ़ते वो इतने हो जाएंगे, क्योंकि अगर पड़ोसी राज्यों से भी मदद मिलनी है, इतने लोग हो जाएंगे कि इस शिमला शहर की एक एक सड़क पर ऑटोमेटिकली चक्का जाम हो जाएगा जब यहाँ पर दृष्टिहीन ही दृष्टिहीन भरे होंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की 1% जनता अंधी है, और इस 1% में से अगर उस 1% का भी 1% हम यहाँ पर ले आएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होगा, किस हद तक क्रांति आएगी, किस हद तक रेवोल्यूशन आएगा। हमें अब घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार के इरादे हम जान चुके हैं कि सरकार ढीठ हो गई है, और हम भी ढीठ हो चुके हैं। हम अब आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं, हम अब रोड पे रहने के लिए भी तैयार हैं, किंतु हम उठेंगे उसी दिन जिस दिन हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलेगा। और जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम एक ही बात, हमारा रोम रोम सिर्फ एक ही बात चिल्लाता रहेगा, एसपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मीडिया का भी कोई खास हमें सहयोग नहीं मिल रहा, क्योंकि मीडिया जो है वो सरकार के अनुसार चलता है, ये आप लोगों को पता ही है। किंतु हम अपने आप में एक मीडिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक हमारे पास है, और रेडियो उड़ान जैसी एक बड़ी चीज हमारे पास है, जिसको कि दृष्टिहीन लोग ही चलाते हैं, और जिसको कि 80 देशों में सुना जाता है। तो साथियों, हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि माना कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, मगर एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। इसीलिए हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है।
हमें महज यूनाइटेड रहना है, एक साथ रहना है, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि इख्तिलाफे रंजेबू से बात बनती नहीं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इसलिए हमें अपने दिलों से जज्बे को नहीं मरने देना है, हमें अपने दिलों से हौसले को नहीं मरने देना है, हमें अपने दिलों से किसी भी चीज से हमें डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि जब हम संघर्ष करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा, हमारा उत्थान होगा। आप लोगों को ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप सब लोग जो यहाँ पर हैं, आप सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं। आपके अंदर ना जज्बे की कमी है, ना हौसले की कमी है, और अनुभव भी आपको इतना है कि वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किंतु ये महज एक औपचारिकता होती है कि अपने लोगों का हौसला बना रहे, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम रोड पर इसी तरह डटे रहेंगे और इसी मूल मंत्र का जाप करते रहेंगे। एचपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एचपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एचपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। एचपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एचपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एचपी गवर्नमेंट हाय 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 हाय। एचपी गवर्नमेंट हाय 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 हाय। एनएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। बदलता दो तो बदलेगा समाज की सोच। बदलता दो जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर।
या दोस्तों, तो हम अभी बात कर रहे थे हिमाचल की, जहां की परिस्थितियों के बारे में बताया। वहां भी एक स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन एक स्ट्रगल जो अब सक्सेसफुल हो गया है पंजाब में। एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है पंजाब सरकार ने और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो NFB पंजाब हो या फिर भारत नेतृत्व सेवा समाज का अनएम्प्लॉयमेंट सेल हो, उन्होंने बहुत मेहनत की और आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई। और पंजाब सरकार ने भी एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए आज जॉब फेयर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जहां जो 17 तारीख को यानी कि कल इस जॉब फेयर में बड़े स्केल पर इंटरव्यूज हुई और काउंसलिंग हुई क्लरिकल और म्यूजिक पोस्ट के लिए। और आज भी खबरें हैं कि आज भी जो लोग रह गए उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और कल D क्लास की इंटरव्यू होगी। लगभग 300 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने का अंदाजा है। वहां की कैसी हलचल थी ये थोड़ा सा आपको बताते हैं। और हमारी और रेडियो उड़ान की टीम की ओर से भी ज्योति मलिक वहां पर पहुंची और वहां की सिचुएशंस का जायजा लिया। ज्योति, कैसा माहौल था वहां पे? दानिश, बहुत रश था वहां पर। लगभग 600 से भी ज्यादा लोग वहां पर होंगे, जितना मैं गेस लगा पाई। सभी विजुअली इम्पेयर्ड थे, साथ में एस्कॉर्ट्स भी थे। तो बहुत अच्छा माहौल था, डिसिप्लिन्ड था। इवन मुझे एक्सपेक्टेड था कि वहां पर गर्मी बहुत होगी, रश होगा, जॉब फेयर है तो बट जब वहां पर हम गए तो AC हॉल था, किसान भवन सेक्टर 35 चंडीगढ़ में ये हुआ था। वहां पर इवन ब्रेड पकौड़े और चाय का स्टॉल भी लगा हुआ था। सब लोग जो वहां पर खा पी सकते थे, तो इस तरह का माहौल था वहां पर। कौन कौन सी कैटेगरी की नौकरियां थी और क्या रिक्वायरमेंट थी? दानिश, म्यूजिक की पोस्ट थी, म्यूजिक टीचर की 162 पोस्ट थी। और इसके लिए रिक्वायरमेंट उन्होंने डिप्लोमा मांगा था म्यूजिक में। और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में म्यूजिक लिया है और मास्टर्स किया, वो लोग भी वहां पर थे। और साथ ही में क्लरिकल की पोस्ट पे भी था, क्लरिकल अलग अलग डिपार्टमेंट, आई थिंक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी था क्लरिकल का, और एजुकेशन बोर्ड का भी था। तो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स का भी था। जो ये पोस्ट है क्लरिकल की, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की, ये इस पे थोड़ी पोस्ट कम थी, 2-2, 3-3 थी, किसी पे 17-18 के आसपास थी। बट जो म्यूजिक की पोस्ट थी, इस पे 162 टीचर्स को उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर देनी है। तो ऐसा सुनने को कि बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम था और पहली बार ऐसा देखने को मिला है पंजाब में। पंजाब सरकार भी बधाई की पात्र है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी लगभग 2 सालों से ये संघर्ष कंटिन्यू रखा। तो कैसा माहौल था वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस का और लोगों में? लोगों में तो ऑब्वियसली उत्साह था, क्योंकि हर किसी को था कि हमें मिलेगी, क्योंकि पोस्ट ही इतनी है। जो म्यूजिक की पोस्ट है उस पर तो शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक लोग आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने कहा दानिश, ऑर्गेनाइज्ड था, डिसिप्लिन्ड था। वाकई में ये था, क्योंकि वहां पर जो उनकी कमेटीज बन रखी थी, मैं आपको पहले माहौल बता देती हूँ। एक स्टेज लगी हुई थी जिस पर म्यूजिक की पोस्ट के लिए काउंसलिंग हो रही थी। उस पर 4 कमेटीज थी और सभी कैंडिडेट्स को सीरियल नंबर अलॉट कर दिए गए थे। उनको नाम लेकर सीरियल नंबर को अनाउंस करके उन्हें बुलाया जा रहा था। और जो भी स्टेज पे आते थे, जिस कमेटी के पास उन्हें बुलाया जाता था, वहीं पर जाते थे। और उसके बाद एक प्रैक्टिकल का भी हमें देना होता था, जिन्होंने म्यूजिक के लिए अप्लाई किया है। तो वहां पर होकर फिर आपकी काउंसलिंग खत्म होती थी। तो उसके बाद ये था कि कोई भी वहां का जो स्टाफ था, जो काउंसलिंग ले रहे थे, बहुत ही पेशेंस के साथ थे वहां पर। उन्होंने किसी भी तरह का, किसी भी जैसे कहते हैं ना कि डांटा या आप क्यों रश डाल रहे हैं, आप ऐसा, बहुत ही लीनियंट थे वो लोग। बहुत प्यार से बात कर रहे थे और बहुत ही पेशेंटली आपकी सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर रहे थे। तो माहौल तो बहुत अच्छा था। अपॉइंटमेंट लेटर कब तक मिलने की कयास लगाए जा रहे हैं? अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के चांसेस तो एक्चुअली ऐसा था, वहां पर कल तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि आज ही म्यूजिक की पोस्ट के लिए और इवन क्लरिकल के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर हम आज ही देके भेजेंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो ये कहा गया था। बट हुआ क्या कि 5-6 बजे तक भी कैंडिडेट्स आते रहे और अंधेरा होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि आप सब अपने घर जा सकते हैं। कल यानी कि आज संडे को वेबसाइट पर जो
कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो सब वापस आ गए और जब इस तरह की अनाउंसमेंट खबरें ये आ रही हैं कि आज भी काउंसलिंग है, तो हो सकता है ये कल आए लिस्ट, क्योंकि आज भी उन्होंने एक मौका दिया है तमाम लोगों को। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि आज भी जो लोग रह गए हैं आकर लास्ट चांस है, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और दानिश, सबसे बड़ी बात ये थी कि क्लरिकल की पोस्ट के लिए भी था, वहां पर भी बहुत रश था। पोस्ट चाहे हर डिपार्टमेंट में एक एक दो दो ही थी, क्लरिकल की ज्यादा 3 होंगी, जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की थी आई थिंक 18 पोस्ट थी। तो मतलब रश यहाँ पर बहुत ज्यादा था। और जो म्यूजिक की पोस्ट थी वहां तो ऑब्वियसली 162 पोस्ट हैं, तो फिर रश तो होना ही था। और रात तक वहां पर 210 एंट्रीज आ चुकी थी, काउंसलिंग हो चुकी थी 210 के आसपास, और आज भी हैं, तो आज भी काफी 250 से ऊपर जा सकता है ये। कितने हद तक लगता है कि जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी इस जॉब फेयर के बाद? दानिश, जिस तरह से कल डी क्लास की पोस्ट का भी है फेयर, जॉब फेयर, तो मुझे तो लगता है कि मेरे ख्याल से अब इतना 80-90% तो हो जानी चाहिए। बाकी अब लोगों में क्या हलचल थी वहां पे? जो लोग आए थे उनकी फैमिलीज आई होंगी, तो उन लोगों का कैसा व्यू पॉइंट था, कैसा नजरिया था? ऑब्वियसली दानिश, एक होप होती है सबकी, क्योंकि जब उन्होंने अनाउंस ही कर दिया कि आपको आज ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, जब इस तरह की अनाउंसमेंट हुई तो सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, हूटिंग होने लगी। तो एक सब में होप था कि शायद हमारे जो पेरेंट्स थे साथ में या जो भी फैमिली मेंबर थे कि हमारी फैमिली मेंबर को आज जॉब मिल ही जाएगी। इस तरह का फील हो रहा था। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बताएंगे इस प्रोग्राम, जो स्पीडी प्रोसेस पंजाब गवर्नमेंट लिया, और उनको क्या सीखने की जरूरत है इससे? सर, ऑब्वियसली उनको सीखने की जरूरत है कि इतना इजी जो उन्होंने प्रोसेस रखा है दानिश। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट हम विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के पीछे भाग रही है कि आप आइए और हम आपको जॉब देंगे। मतलब इस तरह का माहौल था। तो बार बार अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि कोई रह गया हो तो प्लीज सामने आ जाएं, कोई क्लरिकल की पोस्ट के लिए रह गया हो तो प्लीज यहाँ पर आ जाएं। फॉर्म्स को ऑर्गेनाइजेशंस वाले आके पूछ रहे थे, अगर आप में से कोई रह गया हो तो प्लीज फॉर्म फिल कर दीजिए। तो मतलब ये प्लीज वाला माहौल था। और गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट्स हैं, ऑब्वियसली इस तरह का अगर उनके वहां हो तो अनएम्प्लॉयमेंट तो हमारे देश से खत्म ही हो जाएगी अगर इस तरह का माहौल रहा तो। वहां पर यह भी सुनने को मिला कि काफी वो भी लोग आए हुए थे जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो क्या उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन वाले काउंसलिंग कर रहे थे कि आप जॉब को वेस्ट ना करें? जब उन लोगों से बात हुई, उनका आने का क्या पर्पस है? दानिश, एक्चुअली जहां तक ये कहा जा रहा है कि बेसिक पे ही मिलेगी, तो कुछ लोगों से तो बात हुई तो उन लोगों का ये कहना था हम सिर्फ आए हैं, हम लेंगे नहीं जॉब को। क्योंकि मुझे एक तो ऐसी गर्ल थी जिससे मेरी बात हुई, उसका कहना था कि मैं तो बैंक में जॉब कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही आई हूँ यहाँ पे कि शायद मिल जाए। तो शायद सबको ये होप है, हम भर देते हैं, हो सकता है यहाँ पर अगर पूरी परमानेंट जॉब हो गई, हाँ अगर रेगुलर पे मिल गई तो हो सकता है कि हम फिर वहां पे छोड़ देंगे। तो मतलब इस तरह के लोग भी काफी थे। तो कुछ पता लग पाया कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही होगा या रेगुलर पे मिलेगी? ये कुछ साफ हो पाया या सभी की निगाहें अपॉइंटमेंट लेटर पे है? दानिश, ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट लेटर पर ही है, बट चांसेस 90% यही है कि अभी परमानेंट तो नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट ही होगा 3 साल वाला। बाकी अब अपॉइंटमेंट लेटर देख के ही पता चलेगा। कुछ अधिकारियों से बात हुई इस विषय को लेके वहां पे जो थी, जहां अभी पिक्चर थोड़ी ग्लूमी डूमी है इसको लेके? नहीं, ग्लूमी डूमी ही है ग्लूमी डूमी है। तो अभी काफी सरकार ने सबको मौका दिया है, चाहे ग्रेजुएशन की है, चाहे 8th 10th पास किए हैं, तो बड़ी मात्रा में लोगों वहां पर आए हैं। और पंजाब सरकार से कम अभी हिमाचल सरकार को, राज्य सरकार को तो सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से चाहे इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन पंजाब बादल सरकार का ये कहा जाता है कि जब भी ये आते हैं सत्ता में तो जो दृष्टिहीन है उनकी कम से कम जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है काफी हद तक सॉर्ट आउट करके जाते हैं। बहरहाल इस बार पंजाब में पेंशन को भी 250 से 500 कर दिया गया है, और जो डिसेबिलिटी अलाउंस होता है, एक कन्वींस अलाउंस एम्प्लॉयज के लिए, वो भी 600 को से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। हालांकि इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसके ऊपर भी चल रही है बात।
दानिश, हमारे पास वहाँ पर पहुँचे कुछ लोगों का रिएक्शन है, आइए सुनते हैं उनका मैसेज। रेडियो उड़ान की सभी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी रेडियो उड़ान के श्रोतागण हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं भारत नेत्रहीन सेवक समाज लुधियाना के बेरोजगार विंग का चेयरमैन सतनाम सिंह बोल रहा हूं। मैं सभी भारतवासियों को यह बताना चाहता हूं कि पंजाब में जो भारत नेत्रहीन सेवक समाज के बेरोजगार विंग की तरफ से 2.5-3 साल से कड़ा संघर्ष बेरोजगारी को लेकर चल रहा था, तो अब जाकर सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। जो हॉबी टीचर की पोस्टें थी 162, तो कल 17 तारीख को किसान भवन चंडीगढ़ विखे एक भर्ती मेला लगाकर सरकार ने उन पोस्टों को भर दिया है। इसके अलावा उसमें और भी सी क्लास की पोस्टें थी जो 7-8, वो भी पोस्टें साथ में ही भरी गई थी। और इसके अलावा कल 19 तारीख को किसान भवन चंडीगढ़ विखे ही भर्ती मेला लगाया जा रहा है, जिसमें 175 पोस्टें भरी जाएगी। और यह बहुत बड़ा एक संघर्ष जो चल रहा था वो कामयाब हुआ है। तो इसके अलावा जितना भी बैकलॉग और भी सरकार के पास पड़ा है, तो हम अपने विंग की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि और भी संघर्ष को तेज किया जाए, और जितना भी बैकलॉग रहता है सरकार के पास वो जल्दी से जल्दी भराया जाए। जितने भी पंजाब के बेरोजगार लोग हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कड़ा संघर्ष किया और हमारा साथ दिया, तभी जाकर जो सरकार पंजाब सरकार हिल गई और उनको हमारा बैकलॉग भरने में मजबूर होना पड़ा। तो आज उसी संघर्ष का नतीजा है कि हमारी 300-350 के करीब पोस्टें जो है 1-2 दिन में भरी जा रही है। इसके अलावा जितना भी बैकलॉग है उसके लिए संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा, और जब तक पंजाब से बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। मैं फिर से रेडियो उड़ान की सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सारे भारत में मेरे इस मैसेज को पहुंचाया और हर टाइम टू टाइम जो है मुझे इस रेडियो उड़ान में मौका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं भावन, और फ्रेंड्स मैं बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है कि जो हमने पिछले समय में प्रोटेस्ट किया जितना भी पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसका रिज़ल्ट हमारे को बहुत जल्दी मिलने वाला है। और मैं इस काम को करवाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं BNSS जो हमारे पंजाब की एक काफ़ी पुरानी संस्था है और उन्होंने इन काम को करवाने के लिए हमारा बहुत सहयोग किया, उनका थैंक्स करता हूँ। प्रेसिडेंट दविंदर सिंह जी संगोवाल और सेक्रेटरी घनश्याम जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तभी हम इस काम को करने के लिए जो है मतलब कर चुके हैं। और इनकी मेहनत है ये, और वो आज रंग लाई है। और सेकेंडली जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो कि कंटिन्यू स्ट्राइक्स में आते थे, और 22 डेज़ का जो हमारा एक प्रोटेस्ट चला था पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने हमारा सहयोग किया, उन सभी का भी मैं थैंक्स करता हूँ। और जितने भी लोगों ने इस काम को करने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, उन सभी का भी थैंक्स है। और फाइनली पंजाब गवर्नमेंट का भी थैंक्स करते हैं कि मुश्किल से ही किया बट किया, और पूरी ऑनेस्टी से काम चल रहा है, और लग भी रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट काम करने के मूड में है। और कुछ ही दिनों में हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे जितनी भी हमारी कम्युनिटी है। और सभी को पता है कि ये एक जो हमारी कल काउंसलिंग हो चुकी है जिसमें 162 पोस्ट हमारी म्यूज़िक टीचर की थी, ETT और GBTT की जो पोस्टें हमारी कन्वर्ट करवाई थी बहुत मुश्किल, जिसमें पंजाब के जो CM साहब उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसके साथ साथ पंजाब चीफ सेक्रेटरी साहब जिन्होंने अपने आप ये काम
अपने हाथों से किया, और उनका भी बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और बाकी फाइनली जिन्हीं फ्रेंड्स ने हमारा सहयोग किया उनका एक बार फिर से थैंक्स। तो बस इतना ही हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं कि ऑर्डर्स वगैरह कब मिलते हैं, और उम्मीद तो ये है कि बहुत जल्दी ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया ज्योति वहां के बारे में हमें तफसील में जानकारी देने के लिए, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगी। जी मुझे इजाजत दीजिए, अभी प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको मैंने रिपोर्ट प्रोवाइड की शिमला हिमाचल से और पंजाब चंडीगढ़ से, और उम्मीद है कि बाकी जगह पे भी स्ट्रगल सक्सेसफुल होंगे। और बहुत बहुत मुबारकबाद पंजाब सरकार को भी, NFB पंजाब को भी, और अनएम्प्लॉयमेंट सेल ऑफ भारतीय नेत्रहीन सेवा समाज, जिन्होंने वायरलेस एक कैंपेन को कंटिन्यू किया। और देश भर में क्या चल रहा है डिसेबिलिटी से मुतालिक मैं हर संडे आपको बताता रहूंगा। बहरहाल इतना ही, अगला शो बिल्कुल तैयार है, बने रहिए रेडियो उड़ान पर। अपना फीडबैक मुझे जरूर पहुंचाएं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मेल या फोन के माध्यम से। शो आपको कैसा लगा? जहां आपको लगता है कि आपकी स्टोरीज भी कवर होनी चाहिए जो वहां पर हो रहा है, तो mail@radioudan.com पर हमें लिख दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।